सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो कि हो सकता है कि किसी भी मैरिड कपल की लाइफ में आ सकती है। आज जहां पर अगर आपका पति या आपकी पत्नी बिना किसी रीजन के, बिना किसी जस्टिफाइड कॉज के अगर आपको छोड़कर चले गए हैं, तो ऐसे में आप वहां पर क्या कर सकते हैं, आपके पास वहां पर क्या रेमेडी है, उससे संबंधित आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारी एवं क्या है इस पर कानून वो बताऊंगा। इसलिए ये टॉपिक आप सभी के लिए, जिसमें जिनका विवाह हो चुका है या अब होने वाला है, काफी यूजफुल और इंटरेस्टेड होगा। इसलिए इसे आप एंड तक जरूर देखें। मेरा नाम जगनरेश सिंह राठौड़, मैं एक लीगल कंसल्टेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप काउंसलर हूं और मेरे इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया एवं भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया जाता है, जो शायद आपकी कानून की जानकारी बढ़ाने में मदद करता है। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक पर कि हिंदू विधि के अधीन विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट भी है, यानी संविदा भी है तथा संस्कार भी है, दोनों का मिश्रित रूप है। जब दो पक्षकार आपस में विवाह संपन्न करते हैं तो ऐसे विवाह के संपन्न होने के पश्चात उन दोनों के बीच में कुछ सामाजिक अधिकार और तथा दायित्वों का जन्म होता है। विवाह के उपरांत विवाह के पक्षकार पति तथा पत्नी एक साथ रहते हैं तथा एक दूसरे के प्रति दोनों को मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में रहते हुए फिजिकल रिलेशन का राइट होता है और मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप एंड फिजिकल रिलेशन के राइट के अधिकार के अंतर्गत दोनों का जीवन व्यतीत होता है। विवाह के दोनों पक्षकार विवाह के संपन्न होने के बाद संतान उत्पत्ति भी करते हैं तथा विवाह की परिभाषा मेरी नजर में यह है कि वर के द्वारा कन्या को स्त्री के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति ही विवाह कहलाता है तथा विवाह के बाद दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जिंदगी के उस सुहाने सफर पर हम सफर के साथ चल पड़ते हैं, परंतु इस सुहाने सफर में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे जिंदगी दो राह के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाती है। विवाह के दोनों पक्षकारों के साथ रहते हुए समय के साथ कुछ विवाद भी हो सकते हैं। कभी कभी विवाद इतने बढ़ जाते हैं और विवाह के विच्छेद मतलब मैरिज सेपरेशन और डिवोर्स की परिस्थिति सामने आकर खड़ी हो जाती है तथा विवाह के उपरांत पक्षकारों द्वारा संतान की उत्पत्ति भी कर ली जाती है। ऐसी परिस्थिति में संतान का पालन पोषण बहुत कठिन हो जाता है। विवाह से उत्पन्न होने वाली संतान का पालन पोषण विवाह के दोनों पक्षकार पति और पत्नी पर होता है। दोनों पक्षकारों की यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यह दायित्व होता है कि वह साथ रहते हुए अपनी संतान का पालन पोषण करें। ऐसी स्थिति आती है जबकि दोनों को पति पत्नी के इस पवित्र रिश्ते में बंधे रहना यानी दाम्पत्य सूत्रों से बंधित रखना कठिन हो जाता है तथा दोनों में से कोई भी स्पाउस एक इस रिलेशनशिप से वॉकआउट हो जाता है या छोड़कर चला जाए तो लॉ में एक लीगल रेमेडी बनाई गई है कि कैसे उस शादीशुदा रिश्ते को वापस से रिक्रिएट किया जा सकता है, कैसे उसे वापस से ठीक किया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 विवाह के टूटने से पहले विवाह के पक्षकारों को साथ रहने के कुछ अवसर प्रदान करता है। इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि जहां तक हो सके विवाह का विच्छेद मतलब मैरिज सेपरेशन या डिवोर्स नहीं हो। विवाह के पक्षकार साथ रहें। विवाह के पक्षकारों को साथ रहने के उद्देश्य से ही इस अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 9 का समावेश किया गया। अधिनियम के सेक्शन 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 जब विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार बिना किसी युक्तियुक्त कारण के मतलब रीजनेबल एक्सक्यूज के विवाह के दूसरे पक्षकार को छोड़कर चला जाता है
तो ऐसी परिस्थिति में जिस पक्षकार को छोड़कर गया है वह पक्षकार न्यायालय की शरण ले सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 विवाह को उस पक्षकार को यह अधिकार देती है कि वह न्यायालय के माध्यम से विवाह के उस पक्षकार को वापस अपने साथ रहने के लिए बुला सकता है जो उसे छोड़कर गया है, जो इस रिलेशनशिप से वॉक आउट हुआ है। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपकी इस पिटीशन में सारी बातें सही है, यानी आपने सामने वाले पार्टी को कोई रीजन नहीं दिया है, मतलब आप पिटिशनर हैं, रीजन नहीं दिया है, तो आपको छोड़कर चला जाए, आपने सामने वाली पार्टी को कोई परेशान नहीं किया है, बिना किसी रीजन के आपको छोड़कर चला जाए, तो ऐसे में कोर्ट एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है उसके तहत एक डिग्री पास कर देगा। इस अधिनियम की धारा के शब्दों के अनुसार, जो इस सेक्शन 9 की जो परिभाषा है उसके अनुसार, जबकि पति या पत्नी में से किसी ने युक्त कारण के बिना दूसरे पक्षकार से अपना मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप एवं फिजिकल रिलेशनशिप से विड्रॉल कर लिया है, तब एग्रीव्ड पार्टी यानी पीड़ित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए, मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए याचिका द्वारा आवेदन जिला न्यायालय में या फैमिली कोर्ट में कर सकता है। और न्यायालय ऐसी याचिका में किए गए कथन की सत्यता के बारे में और बात के बारे में आवेदन मंजूर करने का कोई वैध आधार नहीं है, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आज्ञप्ति देगा। और यहाँ युक्त कारण करने का भार उस व्यक्ति पर है जिसने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप एवं फिजिकल रिलेशनशिप से विड्रॉल किया है। इस एक्ट के जो सेक्शन 9 है इस उपचार के संबंध में व्याख्या करती है कि जिस व्यक्ति ने स्वयं को मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से विड्रॉल किया है या फिजिकल रिलेशनशिप से दूर किया है, वह दाम्पत्य अधिकारों के प्रति पुनर्स्थापना, मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट हेतु पिटीशन फाइल नहीं कर सकता है। जो छोड़ के गया है वो नहीं कर सकता है, अपितु याचिका वह पक्ष करता है जिसे फिजिकल रिलेशनशिप से दूर किया गया है। यानी कि जो भी स्पाउस उस मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को छोड़कर गया है, तो कोर्ट बेसिकली उस पर्सन से पूछेगा कि भाई आपका जो स्पाउस है यानी हस्बैंड या वाइफ है, वो यहाँ पर पिटीशन लगाई है कि धारा 9 की, जहां पर आपके शादी के रिश्ते को वापस से रिज्यूम करना चाहता है, वापस से आपको घर ले जाना चाहता है, तो आपके पास क्या रीजन था कि आपको ये रिलेशनशिप छोड़नी पड़ी? आपके क्या कोई रीजनेबल एक्सक्यूज हैं? इस प्रकार कोर्ट के द्वारा उस पक्षकार से पूछा जाएगा जिसने रिलेशन से विड्रॉल किया है। यानी कि उस पक्षकार को प्रूफ करना पड़ेगा कि आप क्यों छोड़कर गए और रीजनेबल कॉज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सामने वाले ने आपके साथ क्रूरल्टी की है, सामने वाला पक्षकार इंपॉर्टेंट हो, यानी कि वो फिजिकल रिलेशन बनाने में असमर्थ हो, या उसने आपसे दहेज की मांग की गई हो और आप पर कैरेक्टरलेस होने का आरोप लगाया हो, या सामने वाला पक्षकार आपके साथ ठीक तरीके से नहीं रह रहा हो, यानी कि कोई भी दिक्कत हो तो आपको बताना होगा वैलिड रीजन, तब कोर्ट अपना निर्णय देते हैं। और सेक्शन 9 के आवश्यक जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट हैं, वो क्या हैं उस पर बात करते हैं। पहले तो दोनों के बीच में एक वैलिड मैरिज एग्जिस्ट कर रही हो और दोनों में से कोई एक पक्षकार ने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से विड्रॉ किया है बिना किसी कारण के, और दूसरा पक्षकार वापस आपको घर ले जाना चाहता है। इस प्रकार ये सब पॉइंट होने चाहिए। अब बात करते हैं कि रीजनेबल कॉज की, उस पर सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट के कई केसेजों का वर्णन है और कई निर्णयों में यह बताया गया है कि यदि कोर्ट के द्वारा एग्रीव्ड पार्टी यानी पीड़ित पक्षकार को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री प्राप्त हो जाती है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि डिग्री जो होल्डर है अपनी पत्नी को जोर जबरदस्ती से या बलपूर्वक ले जाए। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात यदि इसकी पालना 1 वर्ष तक नहीं की जाती है, तो बाद में डिग्री होल्डर को डिवोर्स, मतलब
विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने हेतु एक अच्छा आधार हो जाता है। इस आधार पर वो तलाक ले सकता है। दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन का संक्षिप्त में आशय यह है कि टूट चुके वैवाहिक संबंधों को पुनर्स्थापित करना, अर्थात पति पत्नी के जो वैवाहिक अधिकार हैं, वो जो संबंध हैं, किसी भी कारण लुप्त हो गए हैं, उन्हें पुनर्जीवित करना विवाह का आधारभूत उद्देश्य है, इस अधिनियम का आधारभूत उद्देश्य है। तो इस प्रकार आपकी ये समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 9 क्या है एवं उसका कब और कैसे यूज किया जा सकता है। अब देखिए कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 का एक दूसरा पहलू भी है, जो किसी भी महिला की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी से जुड़ा हुआ है, जिसे कई बार संवैधानिकता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि जो ये आर्टिकल 21 का वायलेंस है। सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार AIR 1983 का ये केस है। इसके अलावा एक और केस है, उस पे भी इस प्रकार का, जो इस प्रकरण में जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 है, इस संवैधानिकता को लेकर प्रश्न उठाए गए थे। इस हेतु याचिकाकर्ता ने कहा था कि हिंदू विवाह अधिनियम की सेक्शन 9 महिलाओं के विरुद्ध है तथा यह महिलाओं के अधिकारों का अतिक्रमण करती है। यह जो आर्टिकल 21 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित समानता के अधिकार और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी के विरुद्ध है एवं मूल अधिकारों के खिलाफ है। इस पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया कि फिजिकल रिलेशन रखना तथा बच्चे पैदा करना दोनों किसी भी महिला की स्वतंत्रता के क्षेत्र में आते हैं। यदि लॉ किसी व्यक्ति को किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रखने या बच्चे पैदा करने के लिए विवश करती है तो यह एक मानव की गरिमा का हनन है। यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने की थी। यह किसी महिला की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है, असंवैधानिक है। यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन है। न्यायालय ने अपना विचार प्रकट किया कि धारा ये जो सेक्शन 9 है, महिला की स्वतंत्रता के उस अधिकार का हरण करती है जिसके अधीन उसे अधिकार है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन रखे या नहीं, तथा प्रेग्नेंट हो या नहीं, किसी भी संतान को पैदा करें या नहीं। न्यायालय द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 9 को असंवैधानिक घोषित किया गया। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश न्यायालय की जो टिप्पणी थी उस पर कहा कि सेक्स पर अनावश्यक बल नहीं देना चाहिए। फिजिकल रिलेशन रखना इसमें सम्मिलित तो है, इंक्लूड है, परंतु अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ आपसी मतभेद तथा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण या संबंधियों के षड्यंत्र के कारण परेशान हो जाते हैं, इस तरह की स्थिति आ जाती है। युक्त कारण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत विवाह के किसी भी पक्षकार को एक पक्षकार द्वारा जब छोड़कर जाया जाता है तो इस छोड़कर जाने के पीछे कोई रीजनेबल कारण होना चाहिए। इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत रीजनेबल कारण पर बल दिया गया है। युक्त कारण क्या होगा यह हर मामले की परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है तथा इस कारण को भी शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। न्यायालय यह प्रश्न करता है कि क्या जो केस की जो कंडीशन विशेष में एक विवेकशील व्यक्ति का अपने दाम्पत्य का सहचर्य छोड़ना उचित है या नहीं। कोई पक्षकार किसी कारण से दूसरे पक्षकार को छोड़कर गया है, इस पर विशेष बल दिया जाता है। समय समय पर आने वाले कुछ प्रकरणों के माध्यम से क्या कारण युक्त होंगे, इसे न्यायालय द्वारा तय किया गया है। पत्नी के विरुद्ध क्रूरता और निर्दयता पूर्वक व्यवहार करना एक युक्त कारण है। अन्ना साहब बनाम ताराबाई AIR 1970 MP का ये केस है। इसमें यह कहा गया कि युक्त कारण है, रीजनेबल कॉज है, जो फिजिकल रिलेशन छोड़ने वाले व्यक्ति को ही सिद्ध करना होगा। एक और केस है प्रीतम सिंह कौर बनाम जसवंत सिंह 1985। इस केस में भी कहा गया कि पत्नी पर झूठे आरोप लगाना, उसको कैरेक्टरलेस बोलना पत्नी द्वारा घर छोड़कर जाने का युक्त कारण हो सकता है। इसके अलावा एक और केस है स्वराज गर्ग बनाम KM गर्ग AIR 1978, ये दिल्ली हाईकोर्ट का है। इसमें पति जो हस्बैंड के काम करने के स्थान से एक भिन्न स्थान पर, एक अलग स्थान पर नौकरी करने वाली पत्नी के मामले में यह कारण कि फिजिकल रिलेशन छोड़ने का एक
रीजनेबल कॉज हो सकता है। चंद्र बनाम सरोज AIR 1975 यह राजस्थान हाईकोर्ट का केस है के मामले में कहा गया कि यदि पत्नी नशा नहीं करती है और मांस नहीं खाती है और फिर भी पत्नी को शराब पीने दी जा रही है और उसे नशा करने को कहा जा रहा है तो यह घर छोड़ने का एक युक्तियुक्त कारण हो सकता है। एक और केस है दीपा सयाल बनाम दिनेश सयाल AIR 1993 यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है। इसमें जुडिशियल सप्रेशन मतलब यानी कि न्यायिक पृथक्करण तथा डिवोर्स यानी विवाह विच्छेद के जितने आधार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन जो दिए गए हैं वह सभी आधार फिजिकल रिलेशन छोड़ने के लिए युक्तियुक्त कारण माने जाएंगे। इस केस के बाद युक्तियुक्त शब्द जो है रीजनेबल कॉज है से संबंधित जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। रीजनेबल कॉज को सिद्ध करने का भार उस पक्षकार पर होता है जो ऐसे कारण से फिजिकल रिलेशन छोड़कर गया है। अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आवेदन उस जिला न्यायालय या फैमिली कोर्ट में दिया जा सकता है जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एग्रीव्ड पर्सन व्यतीत पक्षकार रह रहा है, परंतु पत्नी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे आवेदन पर उस जिला न्यायालय में हस्तांतरित किया जा सकता है जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर पत्नी निवास कर रही है। लाइफ में ऐसा कोई निर्णय नहीं लें जिसे आप अंडू नहीं कर सके। कई बार जीवन में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नासूर बन जाता है और टेक योर टाइम। जिंदगी में किसी भी कठिन समय में समस्या में जितना संभव हो सके उतना आवश्यक समय जरूर लेना चाहिए जिससे उस निर्णय पर चिंतन किया जा सके, उस पर पुनर्विचार किया जा सके और वो गलतियां बहुत दर्द देती है जिसकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। वक्त निकल जाने के बाद किसी की कद्र की जावे तो वो कद्र नहीं अफसोस कहलाता है। जीवन में बहुत सैडनेस, बहुत परेशानियां, समस्याएं आती है, उतार चढ़ाव आते हैं और ये सब आना जरूरी भी है, परंतु ये आपके दिमाग में घर ना कर लेवें क्योंकि ये आपकी जिंदगी खराब कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मुझे ये उम्मीद है कि मैंने अभी जो आपको बातें समझाई है उसको आपने अच्छे से सुना होगा और समझा होगा। एनी फॉर द क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं या मेरी टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। किसी भी और कानून की जानकारी आप जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, हमें जरूर बताते रहिए कि आपको हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे व मेरी टीम को इंस्पायर करते हैं, नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। वी आर ऑलवेज विथ यू, अहेड ऑफ यू, फाइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट। आपके अधिकारों की सुरक्षा की लड़ाई में हम आपके साथ हैं, आपके आगे हैं। जय हिंद, जय भारत।